हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस सीरियल किलर की हम बात करेंगे वो क्राइम दुनिया का सबसे शातिर, सनकी, कुख्यात पर सबसे पढ़ा लिखा किलर था। आज मैं बात करूंगा उस ब्रूटल सीरियल किलर की जिसने 1970 के दशक में पूरे अमेरिका में आतंक मचाया था। क्यों था ये सीरियल किलर सबसे हटके और क्यों सीरियल किलर्स की काली दुनिया में इसका नाम सबसे पहले लिया जाता है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दुनिया के सभी कुख्यात सीरियल किलर्स को एक लाइन में एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो उन सभी में से सबसे योग्य, बुद्धिमान और हैंडसम व्यक्ति टेड बंडी था। आज आप और मैं मिलकर उस खतरनाक सीरियल किलर के अतीत में झांककर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये योग्यवान, समझदार और अपनी कम्युनिटी में लोकप्रिय जवान लड़का इतने खौफनाक अपराधों को अंजाम देता है और अनगिनत मासूम लड़कियों की बेरहमी से जान ले लेता है। थियोडोर रॉबर्ट बंडी उर्फ टेड बंडी। इनका जन्म 24 नवंबर 1946 को अमेरिका के बर्लिंगटन, वर्मोंट में एलिजाबेथ लुई कोवेल को एक बिन ब्याही मां के लिए चलाए जाने वाले मैटरनिटी हॉस्पिटल में हुआ था। टेड के पिता उनकी मां एलिजाबेथ को उसके पैदा होने से पहले ही छोड़ गया था। ये बात आज भी एक राज है कि उनका बायोलॉजिकल पिता आखिर था कौन। हालांकि उनकी मां एलिजाबेथ बताती हैं कि कुछ वक्त के लिए उनका अफेयर जॉन वर्थिंगटन नाम के एक आर्मी वेटरन के साथ चला और वही टेड के पिता थे, पर इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। अपने जीवन के पहले 3 साल टेड ने अपने नाना नानी के घर में रहकर उन्हीं के नाम टेड कोवेल के साथ गुजारे। उनके नाना नानी नहीं चाहते थे कि वो 1950 के अमेरिका में, जहां उस वक्त नाजायज औलाद को एक कलंक की तरह देखा जाता था, वहां टेड को एक नाजायज संतान होने के कारण एक कठिन जीवन जीना पड़े। टेड को बताया गया कि उनके नाना नानी उनके माँ बाप और उनकी माँ उनकी बड़ी बहन है। जब टेड ने 1969 में पहली बार अपना बर्थ सर्टिफिकेट देखा तब उनको सच का मालूम पड़ा। वो इस सच को जानकर टूट गए और उन्हें अपना पूरा जीवन एक झूठ जैसा लगने लगा। इस घटना के बाद वो अपनी मां से बेहद नफरत करने लगे क्योंकि उनकी मां ने उन्हें सच से कोसों दूर रखा था और उनके असली पिता कौन है इस सच से भी अनजान रखा था। कुछ खातों द्वारा बताया जाता है कि बचपन में टेड ने कई मर्तबा खतरे के संकेत दिए थे, जिसमें एक बार एलिजाबेथ की छोटी बहन जब घर पे नींद से उठती हैं तो पाती हैं कि उनके बेड के चारों ओर किचन के चाकू पड़े हुए हैं और बेड के एक किनारे 3 साल का टेड खड़ा मुस्कुरा रहा है। टेड की नेबर का कहना था कि 3 साल की उम्र में ही वो एक बुली था और लोगों को परेशान करना, खौफ और दर्द में देखना बहुत पसंद किया करता था। जब साइकोलॉजिस्ट ने उसका बचपन खंगालना चाहा तब उन्हें कुछ सूत्रों से पता चला कि टेड के नाना बहुत ही वॉयलेंट आदमी थे और कई मौकों पर उसे मोलेस्ट भी कर चुके थे। हालांकि लोगों का मानना है कि वो एक झूठ था जो टेड को डेथ पेनल्टी से बचाने के लिए बोला गया था। सन 1950 में एलिजाबेथ टेड को लेकर टकोमा, वॉशिंगटन चली गईं, जहां उनकी मुलाकात जॉनी बंडी से हुई, जिसके साथ उन्होंने शादी कर अपना नया जीवन शुरू किया। जॉनी ने टेड को अपनाने की भरपूर कोशिश की, पर टेड ने हमेशा उससे दूरी बनाए रखी। टेड भले ही अपने सौतेले पिता को पसंद ना करता हो, पर जॉनी बंडी ने टेड की परवरिश में पूरा योगदान दिया और अपना आखिरी नाम भी। सन 1965 में टेड ने अपना हाई स्कूल पूरा किया। उनके क्लासमेट्स की माने तो वो स्कूल में बहुत लोकप्रिय थे और कई लड़कियों के बीच बहुत ही पॉपुलर भी थे। 1967 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में पढ़ाई शुरू की, जहां उनकी मुलाकात स्टेफनी ब्रुक से हुई। टेड का यह पहला सच्चा प्यार था। 1968 में टेड ने यूनिवर्सिटी छोड़कर छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी और फिर कुछ वक्त पॉलिटिकल कैंपेनर के तौर पर भी बिताया। टेड स्टेफनी के लिए अपनी मोहब्बत को अगले मकाम तक ले जाना चाहते थे, पर उससे पहले ही स्टेफनी ने उनको छोड़ने का निर्णय ले लिया। स्टेफनी का मानना था कि टेड एक लापरवाह आदमी था जिसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। टेड स्टेफनी के जाने से बिल्कुल टूट गया और साइकियाट्रिस्ट डोरोथी लुइस की माने तो वही वो हादसा था जिसने उसके अंदर के दुख को चिंगारी देकर एक शैतान को जन्म दिया। उसी दौरान टेड ने बर्लिंगटन, वर्मोंट जाकर अपने बर्थ रिकॉर्ड्स निकलवाए और पाया कि वो एक नाजायज संतान था।
इन सभी घटनाओं का एक साथ होना बंडी पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ता है, जिससे वो अपने जीवन की दिशा को खो बैठता है और घर वापस लौट जाता है। 1970 में बंडी इस बार एक साफ लक्ष्य के साथ फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में दाखिला लेता है और इस बार साइकोलॉजी मेजर की डिग्री हासिल करता है। वो अपनी यूनिवर्सिटी का ऑनर स्टूडेंट था और अपने प्रोफेसर्स का फेवरेट भी था। 1971 में उसने एक सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन में एक पुलिस ऑफिसर के साथ काम किया, जो बंडी को बहुत दयालु, मेहनती और सिंपैथेटिक इंसान बताया करती थी। टेड की सच्चाई बाहर आने पर उन्होंने उस पर बेस्ट सेलिंग नॉवल द स्ट्रेंजर बिसाइड्स मी लिखी, जो आज भी टेड की जीवन पर लिखी बेस्ट नॉवेल्स में से एक मानी जाती है। 1972 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उसने रिपब्लिकन पार्टी की इलेक्शन कैंपेन ज्वाइन कर लिया, जहां दोबारा उसको बहुत पसंद किया गया। उसे एक मेहनती, बुद्धिमान नौजवान बताया गया। उन्हीं मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पर उसने 1973 में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। उसी वक्त उसने अपने पहले प्यार स्टेफनी को डेट करना भी शुरू कर दिया। स्टेफनी नए टेड से मिलकर बहुत खुश थी, जो एक जिम्मेदार और गोल ओरिएंटेड आदमी था। उनके बीच शादी की बातें भी चलने लगी और साथ ही साथ अपने एक और पुराने अफेयर एलिजाबेथ क्लोफर को डेट करने लगा। दोनों औरतों में किसी को भी एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। अचानक जनवरी 1974 में उसने स्टेफनी से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। स्टेफनी फोन पर बहुत रोई और उसके इस बर्ताव की वजह मांगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। अपने इंटरव्यूज में बाद में टेड बताता है कि वो सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि वो शादी के लायक था, और स्टेफनी का ये मानना था कि वो सिर्फ उससे 1968 के ब्रेकअप का बदला लेना चाह रहा था। इस घटना के कुछ ही महीने बाद कॉलेज में टेड की अटेंडेंस घटती चली जाती है, और ये वही टाइम था जब उस इलाके से जवान लड़कियां गायब होने लगी थीं। उसके बचपन और जवानी को देखकर यही कहा जा सकता है कि टेड जो काम भी करता था वो पूरी मेहनत से करता था और बेहतरीन ढंग से करता था। जिनसे भी मिलता था उन्हें अपना दीवाना बना लेता था और अपने कलीग्स और दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय था। हालांकि रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि अपनी माँ और फिर स्टेफनी की घटना के बाद उसमें औरतों के प्रति बहुत गुस्सा था। कोई नहीं जानता कि बंडी ने पहला मर्डर कब किया। बंडी ने डिटेक्टिव नेल्सन को बताया कि उसने पहला मर्डर 1971 में न्यू जर्सी में किया। साइकोलॉजिस्ट आर्ट नोमन को उसने ये बताया कि उसके पहले 2 मर्डर्स 1969 में अटलांटिक सिटी में किए गए, जहां वो अपने परिवार से मिलने गया था। सभी विशेषज्ञों का टेड बंडी के इंटरव्यूज लेने के बाद यह निष्कर्ष था कि उसने अपना पहला मर्डर टीनेज में ही किया होगा, क्योंकि 27 साल की उम्र में यह इस खूनी खेल में ऐसी महारत हासिल कर चुका था कि इसको फॉरेंसिक एविडेंसेस के जरिए पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था। हालांकि पुलिस द्वारा साबित किया गया बंडी का पहला मर्डर 1974 का था। ध्यान रहे, ये घटनाएं सन 1970 के दशक की हैं, जब डीएनए मैपिंग नहीं हुआ करती थी और इंटरनेट और सीसीटीवी कैमरास का किसी ने नाम भी नहीं सुना था। 4 जनवरी 1974 की आधी रात को स्टेफनी से फोन पर ब्रेकअप करने के बाद बंडी 18 साल की कैरन स्पार्क्स के बेसमेंट अपार्टमेंट में घुसता है, जो एक डांसर और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। वो कैरन को उसी के बेड फ्रेम की आयरन रॉड से सर पर कई बार वार करता है और फिर उसी रॉड से उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है। कैरन 10 दिन के बाद होश में आती हैं। हालांकि उनकी जान बच जाती है, पर असॉल्ट के चलते उनको ही इंटरनल इंजरीज के कारण वो आजीवन व्हीलचेयर पे बिताती हैं। 1 फरवरी 1974 की सुबह वो लिंडा हीली के बेसमेंट में घुसता है। लिंडा जो यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट थी और रेडियो पर यूनिवर्सिटी शोज ब्रॉडकास्ट किया करती थी, उनको वो तब तक मारता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। फिर उनको वो ब्लू जीन्स, व्हाइट शर्ट और बूट्स पहनाकर अपने साथ बेहोशी की हालत में ले गया। 1974 के शुरुआती 6 महीने में हर महीने एक कॉलेज स्टूडेंट के गायब होने की खबर आ रही थी। 12 मार्च 1974 को 19 साल की स्टूडेंट डोना मैनसन, जो एवरग्रीन स्टेट कॉलेज की स्टूडेंट थी, वो एक जैज कॉन्सर्ट अटेंड करने अपनी डॉर्म से निकलती हैं, पर कॉन्सर्ट तक नहीं पहुंचती।
अप्रैल 17 को सुजैन एलेन शाम को अपने सेंट्रल वॉशिंगटन स्टेट कॉलेज कैंपस पर हुई मीटिंग के बाद अपने डॉर्म लौट रही होती हैं, पर बीच रास्ते में ही गायब हो जाती हैं। इन लड़कियों के गायब होने से पूरा वॉशिंगटन स्टेट सदमे में था। हिम्मत कर वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की कई स्टूडेंट सामने आती हैं और अपने अजीबोगरीब एनकाउंटर्स को इन्वेस्टिगेटर्स के साथ साझा करती हैं। वो बताती हैं कि जिस रात सुजैन गायब हुई थी, उस रात उनका सामना एक ऐसे आदमी से हुआ था जिसने हाथ में गला बंद पहना हुआ था और लड़कियों से अपनी ब्राउन रंग की बीटल में ढेरों बुक्स को रखने की मदद मांग रहा था। और मई 1974 को फिर से रॉबर्टा पार्क्स नाम की ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, जो इस बार अपने दोस्तों के साथ मेमोरियल यूनियन कॉफी पीने निकलती हैं, वो बीच रास्ते में गायब हो जाती हैं। सिएटल और किंग काउंटी के पुलिस डिटेक्टिव्स की चिंताएं बढ़ती चली जा रही थीं। उनके पास सुराग के रूप में अब तक कुछ भी नहीं था और जितनी भी विक्टिम्स थीं, उनके बीच कोई समानता नहीं थी, बजाय इसके कि वो सब जवान खूबसूरत यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थीं जो अपने बालों को एक ही तरह बनाया करती थीं। रिसर्चर्स ने बाद में बताया कि ये सभी लड़कियां बंडी की मां की तरह दिखती थीं, जिससे वो बेहद नफरत करता था। 1 जून 1974 को 22 साल की ब्रेंडा पॉल टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक रेस्टोरेंट की पार्किंग लॉट से गायब हो जाती हैं। उनको आखिर बार भूरे बाल वाले आदमी जिसने गले और हाथ में पट्टी बांधी हुई थी, उससे बात करते देखा गया था। जून 11, 1974 को वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की जॉर्जियाना हॉकिंस रात को अपने बॉयफ्रेंड की डॉर्म से अपने घर को जाती हुई आखिरी बार देखी गई थी। पुलिस को उसके गायब होने की खबर मिलने के बाद उस इलाके को कुछ ही घंटों में पूरी तरह छान लिया गया। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अपने इंटरव्यूज में टेड बाद में बताता है कि हॉकिंस को अपनी कार में लाकर उसके कार में बैठते ही उसने उसके सर पर क्रोबार से हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसके हाथों में हथकड़ी बांधकर वो उसे सिएटल से 30 किलोमीटर दूर ले जाकर उसको गला घोंटकर उसकी जान ले लेता है। वो पूरी रात उसके मृत और नग्न शरीर के साथ बिताता है और अगले दिन वापस क्राइम सीन जाकर, जहां पर भारी पुलिस मौजूद थी, वहां हॉकिंस से की जबरदस्ती में छूटी हुई उसकी ईयर रिंग्स और जूते वहां से लेकर फरार हो जाता है। पुलिस उसकी दबंगई पर आज तक हैरान है, जैसे पुलिस और कानून उसके लिए एक मजाक था। हॉकिंस के मरे हुए शरीर के साथ सेक्स करने के लिए वो 3 बारी और लौटता है, जिसके बाद उसका शरीर डिकम्पोज हो जाता है। स्पार्क्स पर हुए ब्रूटल अटैक्स और 6 और जवान फीमेल स्टूडेंट्स के गायब होने से पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ था। ओरेगन और वॉशिंगटन स्टेट का हर न्यूज चैनल और अखबार बस एक ही बात कर रहा था, एक खतरनाक खूनी फरार। पुलिस के हाथ कोई सूत्र नहीं था, बजाय इसके कि ये सभी लड़कियां खूबसूरत यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थीं और जहां से ये गायब हुई वहां अक्सर एक हैंडसम भूरे बाल वाला आदमी गला बंद या बैसाखी पर देखा गया था। दरअसल टेड जानता था कि वो अपने हैंडसम चेहरे और अदाओं का इस्तेमाल करके लड़कियों को आकर्षित कर सकता है और उसके ऊपर वो घायल होने का नाटक किया करता था, जिससे लड़कियां उससे खतरा महसूस नहीं करती थीं और इस तरह वो लड़कियों को अपना शिकार बना लेता था। जुलाई 14, 1974 को ओरेगन स्टेट में भी वॉशिंगटन स्टेट जैसी घटनाएं शुरू हो गईं। 2 लड़कियां भरी दोपहर में लेक सैमामिश स्टेट पार्क से गायब हो जाती हैं। टेड बाद में बताता है कि स्टेट पार्क में उसका पहला शिकार जैनिस ऑट अभी जंगल में जिंदा ही थी जब वो अपने दूसरे शिकार डेनिस को 4 घंटे बाद उसी जंगल में ले आता है। वो कहता है कि जैनिस को उसे डेनिस के सामने ही मारना पड़ा ताकि वो अब डेनिस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। यहाँ भी कई लड़कियां एक अट्रैक्टिव आदमी जिसके पास ब्राउन फोक्सवैगन बीटल थी, वो लड़कियों से मदद मांगता देखा गया था। इन लड़कियों ने बहुत बारीकी से टेड का डिस्क्रिप्शन दिया और उसकी गाड़ी को भी बहुत बारीकी से डिस्क्राइब किया। पुलिस जानती थी कि ये मुजरिम कितना खतरनाक है, इसलिए बिना वक्त गवाए उन्होंने उसका स्केच और गाड़ी सभी न्यूज चैनल और अखबारों में छपवा दिए। वो डिस्क्रिप्शन देख बंडी की गर्लफ्रेंड ग्लोफर, उसके कलीग्स और उसके प्रोफेसर टेड बंडी को पहचान गए और पुलिस को ये बताया कि जरूर ये आदमी टेड है, पर पुलिस ने उनकी लीड्स को सरे से नकार दिया क्योंकि उस दौरान उन्हें दिन में 200 कॉल्स आ रही थीं और बंडी जैसा एक लॉ स्टूडेंट वो उनके इस ब्रूटल क्रिमिनल के डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठ रहा था।
कुछ ही हफ्तों बाद तो शिकारी स्टेट पार्क के जंगलों में कंकाल देखा जाने की रिपोर्ट पुलिस को करते हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो एक के बाद एक 6 मिसिंग लड़कियों के कंकाल देख उनकी रूह कांप जाती है। ये वही जंगल था जहां टेड बंडी अक्सर जाया करता था। बंडी अपने विक्टिम्स को जान से मारकर उनकी तस्वीरें लेता था। कई बार तो उनके मरे हुए शरीर पे बालों को शैम्पू करता था और उनका मेकअप करता था, और कई दफा तो उनका सर धड़ से अलग करके अपने घर ले आता था। और कुछ मौकों पर तो वो मरे हुए शरीर के साथ तब तक सेक्स करता था जब तक जंगल के जानवर उस शरीर को खा ना जाए, या फिर उसमें से डिकम्पोजिशन के चलते असहनशील गंध ना आने लगे। आश्चर्य की बात यह है कि यह दरिंदा दूसरी तरफ बहुत ही आम जिंदगी जी रहा था। अपनी आगे की लॉ की पढ़ाई करने के लिए उसे यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा से एक्सेप्टेंस आ गई, जहां वो पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगा और एक चर्च को भी ज्वाइन कर लिया। सभी लोगों में वो बेहद लोकप्रिय था। अपना सीरियस रोमांटिक रिलेशंस होने के बावजूद भी उसकी 12 और गर्लफ्रेंड्स बताई जाती हैं। यूटा में वही हुआ जो बंडी की मौजूदगी में बाकी शहरों में होता था। बहुत तेजी से लड़कियां गायब होने लगीं। नवंबर 8, 1974 की रात वो होने वाला था जो बंडी ने कभी सोचा भी नहीं था। बंडी अपने शिकार को मारने के बाद सबूत मिटाने में उस्ताद माना जाता था, पर उस रात उसने कैरोल डेरोंच को एक पुलिस वाले के भेष में मिल किसी तरह अपनी गाड़ी में ले आया। गाड़ी के अंदर उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, पर यह लड़की हार मानने वाली नहीं थी। बंडी उसको काबू करने के लिए हथकड़ी पहनाता है, पर गलती से हथकड़ी के दोनों सिरे एक ही हाथ में पहना देता है। डेरोंच उसे कोनी मारकर गाड़ी से बाहर कूद पड़ती है और बंडी लोगों को कैरोल को बचाने बढ़ता देख वहां से गायब हो जाता है। उसके कुछ घंटों बाद ही वो एक और विक्टिम ढूंढकर उसे जान से मारने के बाद उसका रेप करता है। बंडी की गर्लफ्रेंड ने यूटा में गायब हुई लड़कियों की न्यूज सुनकर फिर से पुलिस को फोन करा और अपना शक जाहिर किया, पर पुलिस ने उसकी एक न सुनी और अपराधी को कहीं और ढूंढने लगे। बंडी ने अपना मौत का तांडव इस दौरान कोलोराडो और आसपास के स्टेट्स में जारी रखा। उसका मानना था कि वो पुलिस से ज्यादा शातिर है और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 1975 में बंडी अपना खूनी खेल आइडाहो, यूटा और कोलोराडो में शुरू कर देता है। उसने अनगिनत लड़कियों की जान ली और पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा। यहाँ भी उसके विक्टिम्स कम उम्र की फीमेल स्टूडेंट्स जैसे 12 साल की लीच, जिसे उसने अपने होटल में बाथटब में डुबोकर मारा, से लेकर 23 वर्षीय नर्स कैरिन कैम्बल थी। अगस्त 16, 1975 के दिन यूटा हाईवे पर बॉब हेवर्ड नाम के पुलिस ऑफिसर ने टेड बंडी को रेसिडेंशियल एरिया में तेज गाड़ी चलाने के लिए रोका। बॉब बताते हैं कि पुलिस की गाड़ी देख टेड ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और कुछ दूर आगे बॉब ने उन्हें धर दबोचा। टेड को मामूली ट्रैफिक उल्लंघन के लिए रोका गया था। जब उसकी गाड़ी के सामान की तफ्तीश हुई तो ऑफिसर का सर चकरा गया। एक स्की मास्क, एक अजीबोगरीब पैंटीहोज से बना स्की मास्क, क्रोबार, हथकड़ी और लूटने के लिए आवश्यक बहुत से औजार। इन्वेस्टिगेशन बढ़ने पर पाया गया कि ठीक वैसी ही गाड़ी और कई अपराधों पर इस्तेमाल की गई थी। बंडी के अपार्टमेंट में उस कोलोराडो स्की रिजॉर्ट के पैम्फलेट्स भी मिले, जहां से कुछ वक्त पहले केंट नाम की लड़की गायब हुई थी, पर कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया। टेड बंडी अब पुलिस का सस्पेक्ट नंबर 1 था। भले ही कानूनी तौर पे वो उसे जेल में नहीं रख सकते थे, पर उसके खिलाफ सबूत जुटाना वो शुरू कर चुके थे। बंडी की बीटल उसने एक टीनेजर को बेची, जो बाद में FBI ने जब्त कर ली। उसकी गाड़ी में पाए गए माइक्रोस्कोपिक बाल डेरोंच के थे। ये वही लड़की थी जो बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर बंडी से भागी थी। जब डेरोंच को बंडी को पहचानने के लिए बुलाया गया तो उसने बंडी को झट से पहचान लिया। फरवरी 1976 में बंडी को कैरोल डेरोंच की किडनैपिंग और असॉल्ट के लिए 15 साल की सजा हुई। बंडी के गुनाहों की रफ्तार अब थमने ही वाली थी। बंडी ने अपना केस खुद लड़ने की सोची और 2 दफा पुलिस के चंगुल से भाग खड़ा भी हुआ। जब बंडी दूसरी दफा भागा तो फ्लोरिडा के टलहासी जा पहुंचा, जहां उसने वो किया जिसे करने के लिए वो कुख्यात था। उसने यूनिवर्सिटी में घुसकर एक रात में 4 फीमेल स्टूडेंट्स को एक के बाद एक 15 मिनट के अंदर इतनी बेरहमी से रेप किया और उनकी जान ली कि पुलिस की भी रूह कांप उठी।
उसकी दांतों के निशान लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर इतने गहरे थे जैसे किसी जानवर ने उन पर अटैक किया हो। क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने वाले डिटेक्टिव ने बताया कि यह काम किसी डीपली सिक एंड डिस्टर्ब्ड मनुष्य का ही हो सकता है। इस बार पुलिस के पास कई गवाह थे और सबूत भी, जिसके चलते जुलाई 24, 1969 में बंडी को सजाए मौत सुनाई गई। उसके बाकी मर्डर के लिए भी 2 और मौत की सजाएं सुनाई गईं। जब उसकी सजा कम करने की सारी अर्जियां ठुकरा दी गईं, तब उसने खुद अपने घिनौने अपराध के खुलासे किए। उसके शब्दों में किसी की जान लेना उसके लिए रोमांच की परम सीमा थी और उस इंसान को हमेशा के लिए अपना बना लेने का एक जरिया। 24 जनवरी 1979 को सुबह 7:16 पर उसको इलेक्ट्रिक चेयर इलेक्ट्रोक्यूशन द्वारा मौत दी गई। जेल के बाहर लोगों के बड़े समूह ने गाने गाए और उसके मरने पर नाचे गाए और उसके मृत शरीर को देखकर जश्न मनाया। थियोडोर बंडी शायद इस धरती पर सबसे ज्यादा नफरत किया जाने वाला इंसान था। आज के लिए इतना ही। अगर आप टेड बंडी के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में नीचे लिख के जरूर बताइएगा। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।